Hello everyone. Welcome to IIFL Markets YouTube channel. I am Shweta Papriwal and it's my pleasure to host Mr. Nilesh Shah, Group President and MD, Kotak Mahindra Asset Management Company. Mr. Shah has over 25 years of experience in financial and capital markets and has managed funds across equity, fixed income securities and real estate for local and global investors. Welcome, Mr. Shah. It's a great opportunity to listen to your valuable comments and views given your experience and knowledge. Thank you, Shweta, for inviting me over here. It's our pleasure, sir. Sir, to start with, अभी हम मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देख रहे हैं, तो क्या आपके हिसाब से कुछ करेक्शन आ सकता है? और अगर अब आने वाले समय में इस वोलेटिलिटी के बीच में लोगों को किस तरीके का अप्रोच फॉलो करना चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग, और ये जो इकोनॉमी और मार्केट्स का जो चल रहा है, कोविड सेकेंड वेव को जो मार्केट्स आर डिफाइंग द इम्पैक्ट, उस पर आपका क्या कहना है? श्वेता, जब आप जमीन पे चलते हैं तो जमीन कभी कभार हिलती है जब अर्थक्वेक आता है, अदरवाइज एकदम नॉर्मल चलना है। जब आप समंदर में नाव चलाते हैं तो मौजों की रवानगी रहेगी ही रहेगी, आपकी नैया हालत डोलक होगी। जब आप डेट में निवेश करते हैं, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट हुआ, डेट म्यूचुअल फंड हुआ, तब वहां पे कभी कभार भूकंप आएगा, बाकी स्टेबिलिटी रहेगी। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो हर रोज मौजों की रवानगी रहेगी। करेक्शन मार्केट में हमेशा आता रहेगा। आज अगर हम देखें कि भारत की सबसे वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज में टीसीएस, इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी का नाम आता है, क्या उन्होंने कभी करेक्शन नहीं देखा? इनफैक्ट हर साल देखो तो 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो में 30, 40, 50% डिफरेंस रहता है। तो इक्विटी में जब निवेश करते हैं, करेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। राइट। तो सर, अभी ये जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इतना चल रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव, ये सब का क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल इकोनॉमी में? श्वेता, अगर देखें पहले वेव के सामने सेकेंड वेव को, तो कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है। पहले वेव में हमें पता नहीं था ये कोरोना क्या है। सेकेंड वेव में हमारे पास दवाइयां है, हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास वैक्सीन है। नाउ इस समय देश काफी कठिन परिस्थिति से गुजरा, जहां पे कई जगह पे हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं थे, कई जगह पे दवाइयां अवेलेबल नहीं थी, बट आज उन सारी चीजों में बड़ी तेजी से हमने अवेलेबिलिटी इंक्रीज की है। दूसरा, जब पहला वेव आया था तो हमें नेशनल लॉकडाउन करना पड़ा, पूरे देश को रोकना पड़ा ताकि लोगों की जान बची रहे। सेकेंड वेव में हमने रीजनल लॉकडाउन किया, बंबई बंद रहा, दिल्ली बंद रहा, बट बंबई के बाहर के गांव में शायद उतना लॉकडाउन जरूरी नहीं था। तीसरी जो चीज है कि पहले वेव में केसेस कम थे, डेथ भी कम थी, बट दूसरे वेव में केसेस ज्यादा है, डेथ भी ज्यादा है। नाउ हमारे कल्चर में श्मशान वैराग्य कहते हैं। जब आप श्मशान में जलती चिता को देखते हैं तो मन में वैराग्य की भावना आती है। कुछ उसी तरह जिन्होंने डेथ और डिस्ट्रक्शन इतनी नजदीक से देखा है, उनका सेंटिमेंट थोड़ा तो डिस्टर्ब रहेगा, ये तो वाजिब है। तो पहले वेव के बाद हमने पेंटअप डिमांड देखी थी, लोगों ने धड़ल्ले से खरीदी की। दूसरे वेव के बाद शायद सबड्यूड सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। पहले वेव ने मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को एक फटका मारा था, वो धीरे धीरे मुश्किल से बाहर आ रहे थे। सेकेंड वेव ने उन्हें और जोर से फटकारा है, अब उन्हें इसमें से बाहर आना है। हम ये सारी चीजों को मिलके देखें तो नेशनल लॉकडाउन के सामने रीजनल लॉकडाउन से हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी पे साइड इफेक्ट कम कर दी, बट एट द सेम टाइम हमें पेंटअप डिमांड की जगह सबड्यूड कंज्यूमर सेंटिमेंट को देखना पड़ेगा, एमएसएमई सेक्टर को संभालना पड़ेगा, और रूरल इंडिया में जो ये डिसीज वाइड स्प्रेड हुआ है उसको भी संभालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आने वाले 3-4 महीने इकोनॉमी के लिए कठिन रहेंगे।
हम धीरे धीरे ओपन करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज की रफ्तार बढ़ाएंगे। एट द सेम टाइम तीसरा वेव नहीं आए उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और वैक्सीनेशन को रैंप अप करके नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अचीव करनी पड़ेगी। तो 3-4 महीने हमें और अनसर्टेनिटी में गुजारना पड़ेगा, बट उसके बाद भगवान की दया से टर्ब्यूलेंस खत्म हो जाएगा और हम क्रूज मोड पे आ जाएंगे। तो सर, जैसे आपने बोला ये पार्शियल लॉकडाउन्स, रेस्ट्रिक्शंस, ये जो अभी रीजनल लेवल पे है, तो उसके हिसाब से उसको देखते हुए एयरलाइन सेक्टर, होटल्स, रिटेल, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सारे सेक्टर में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। आप किसी को डिजिटली बंबई से जयपुर नहीं भेज सकते। होटल में आपको खुद जाना पड़ता है, आपको डिजिटल एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। इन सेक्टर्स की रिकवरी पूरी तरह से कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन के ऊपर है। जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वैसे वैसे इन क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ेगी। नाउ एविएशन क्षेत्र को देखे तो मोटा मोटा सिर्फ एक कंपनी है जो इस समय संकट काल में अपने आप को संभाल के रखी हुई है। ऑब्वियसली उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज उनके बाकी कॉम्पिटिटर्स घायल होंगे और ये सरपट दौड़ते होंगे। इन क्षेत्र में आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना हो जो लीडर हो, जो अपना मार्केट शेयर बढ़ाए और जिसकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग हो कि संकट काल में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची हो। तो अगर आपको इस क्षेत्र में निवेश करना है तो लीडर में निवेश करिए, वहां पे आपके रिटर्न बनने की ज्यादा उम्मीद है। तो सर, जैसे आपने बताया कि इन क्षेत्रों में तो लीडर्स पे ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा व्हाट आर द थीम्स दैट एन इन्वेस्टर शुड लुक एट गिवन द करंट सिनेरियो, अगर इन्वेस्ट करना है किसी को आज के सिनेरियो में? एक है आप बॉटम अप थीम्स देखिए, दूसरा है टॉप डाउन थीम्स देखिए। बॉटम अप थीम्स में हम 2-3 चीज कहना चाहेंगे। हमेशा ऐसी कंपनी में निवेश करिए जो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी बनाता हो। हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर बनाना जरूरी नहीं है, बट एक बिजनेस साइकिल में ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 years एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी हायर देन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप 10% देते और 8% बनाते तो आज नहीं तो कल बंद हो जाएंगे, और 10% बनाते और 8% देते तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। दूसरी, जब आप अपनी लड़की के लिए दामाद ढूंढने निकलते हैं, सिलेक्ट करने निकलते हैं, तो अच्छे दामाद को चुनते हैं जिनका घर अच्छा हो, लड़का सही हो, कमाता धमाता हो। आप एक अच्छे आदमी में, अच्छे घर में आपकी बेटी देने की कोशिश करते हैं। सेम चीज आप जब लड़के के लिए लड़की ढूंढने निकलते हैं अरेंज मैरिज में, तब भी यही फोकस रहता है। तो ये जो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड है अपने बच्चों के लिए, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए भी रखिए। अच्छे प्रमोटर से नाता बनाइए, उनके साथ रिलेशनशिप बनाइए। बुरे प्रमोटर को आप क्यों घर में घुसने दे रहे हो? तीसरी चीज है जो मैंने एयरलाइन या टूरिज्म क्षेत्र के बारे में बात की, कि यह एक ऐसा विश्व है जहां पे बिग इज बिकमिंग बिगर एंड बेटर। द लीडर विल कंटिन्यू टू डू वेल। उनके पास मानव संसाधन है, उनके पास पैसों की एक्सेस है, उनके पास स्केल है। तो जो बड़ी कंपनीज है वो और बड़ी होगी और ताकतवर होगी, इसलिए बिग बिकमिंग बिगर यह टाइप की थीम में निवेश करिए। अपनी कॉस्ट से ज्यादा बनाने वाली कंपनी, अच्छे प्रमोटर से चलने वाली कंपनी और बड़ी कंपनी, लीडरशिप कंपनीज, यह बॉटम अप देखिए। अगर टॉप डाउन देखा जाए श्वेता, तो हम लोग सब घर से ऑपरेट कर रहे हैं और पिछले 12-15 महीनों में हमने घर के दरवाजे कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए, प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए खोले नहीं है। बट घर में रह के एक इम्प्रूवमेंट की जरूर हो गई है। कहीं पे टाइल्स निकल गई है, कहीं पे पेंट्स निकल गया है, कहीं पे पंखा नहीं चल रहा। जब वैक्सीनेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा तो हम
यह सारे लोगों को अपने घर बुला के एक होम इम्प्रूवमेंट करेंगे। राइट। सो कंपनीज जो इस क्षेत्र से रिलेटेड है, प्लाईवुड कंपनी हुई, पेंट्स कंपनी हुई, टाइल्स कंपनी हुई, सीमेंट कंपनी हुई, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी हुई, ये सारी कंपनीज को एक फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ हायर डिमांड। सो होम इम्प्रूवमेंट एक ऐसी थीम है जहां पे हम लोग निवेश कर रहे हैं। हमें लगता है आने वाले 2-3 सालों में ये मार्केट को आउट परफॉर्म करता रहेगा। सर, तो ये जो बजट में बैंकिंग, वाटर, इंफ्रा, इन सब का अनाउंसमेंट हुआ था, तो आपके हिसाब से क्या ये वाली थीम्स अभी भी अट्रैक्टिव हैं? डेफिनेटली बैंकिंग में हमें लगता है कि जो कॉर्पोरेट फोकस्ड बैंक्स है, शायद उनका आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू रिटेल फोकस्ड बैंक बना रहेगा। दूसरा, जो बैंक्स हाउसिंग लोन्स, ऑटो लोन्स, लार्ज कंपनी सिक्योर्ड लोन्स में फोकस्ड है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जो कंपनी माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन पे है, उनको थोड़ी परेशानी होगी। बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी हमें लगता है बैंकिंग कंपनीज अच्छा करेगी, एनबीएफसी शायद उतना अच्छा नहीं करेगी। बिटवीन पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा करेगी, पीएसयू बैंक शायद उतना अच्छा नहीं करेगी। अगेन अगर आप देखें तो बैंक्स में आपको बॉटम अप सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड बैंकिंग क्षेत्र आने वाले समय में अच्छा करता रहेगा, वैसा लगता है। सर, तो अभी के हिसाब से एसेट एलोकेशन मंत्रा क्या होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? सी, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है ना, इससे आप T20 वर्सेस वनडे वर्सेस टेस्ट मैच कह सकते हैं। अब चाहे T20 हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, बल्ला पकड़ना तो आना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बल्ला अलग तरीके से पकड़ेंगे T20 के लिए या वनडे के लिए या टेस्ट मैच के लिए। सिमिलरली जो बॉलर है उसे बॉल फेंकना तो आना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि T20 में मैं फास्ट बॉलर बन जाता हूँ, वनडे में मीडियम पेसर हो जाता हूँ और टेस्ट मैच के लिए स्पिनर बन जाता हूँ। सो आपकी जो बेसिक टेक्निक है निवेश करने की, वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में सेम ही रहेगी। आप अगर बॉलर है तो बॉलिंग करेंगे, बल्लेबाज है तो बल्लेबाजी करेंगे। उस टेक्निक, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जब आप निवेश करते हैं तो वो गलत बात है। शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी गलत बात है। लॉन्ग टर्म के लिए आप सिर्फ निवेश कर सकते हैं। सो आपको अपने आप को एक ढांचे में डालना होगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म निवेश है। ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस जरूरी है, निवेश करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो तो एवरेजिंग जरूरी है। ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, वहां पे आप मोमेंटम खेलते हैं, वहां पे आप प्रोबेबिलिटीज खेलते हैं, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच के करते हैं, रिसर्च करके करते हैं, पढ़ के करते हैं। तो ये दोनों चीजों का आप मिक्स मत करिए। अगर टेस्ट मैच की इनिंग T20 में खेलेंगे तो आप जरूर हारेंगे, और T20 की मैच टेस्ट मैच में खेलेंगे तो शायद 1-2 बार जीत जाए, बट हर बार जितना मुमकिन नहीं होगा। सर, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया एनालॉजीज के साथ समझाया है अभी, तो जो मार्केट्स में न्यू है वो भी समझ जाएंगे कि निवेश मंत्रा क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको मार्केट्स को फॉलो करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। तो एक एडवाइस हमारे जो रिसेंटली जिन्होंने स्टार्ट किया है इन्वेस्टिंग, गिवन दैट रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में पिछले 1 साल में काफी बढ़ा है, तो एक पर्टिकुलर एडवाइस हमारे मिलेनियल्स के लिए। पहले तो जो मिलेनियल्स है उनको मैं ये दरखास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स ऐसा मत करिए। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस करिए। आज अगर आप एक पिज्जा के ऊपर खर्चा कम कर देंगे, एक मूवी तो अब लोग देखने जाते नहीं है, बट पुराने समय में, प्री कोविड समय में एक मूवी आप कम देखेंगे,
और उस पैसे को निवेश करेंगे और उसकी कंपाउंडिंग 25, 30, 40 सालों में होगी, तो वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे पाएगा। बहुत सारे यंग जनरेशन के बच्चे बच्चियां क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करके जीते हैं। मेरी गुजारिश यही रहेगी कि मैं एक कंजर्वेटिव आदमी हूं, तो इनकम माइनस सेविंग शुड बी एक्सपेंसेस। दूसरी चीज है, आप सेविंग्स को निवेश करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। हम जिस समय के भारत में अपनी करियर चालू किए थे, तब वो काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। आज धीरे 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 करके ये 30 सालों के रिफॉर्म ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां से भारत तेजी से ग्रो कर सकता है, और इस ग्रोथ में, इस रफ्तार में आप पार्टिसिपेट करिए। आई एम श्योर जैसे आज हम 30 साल बाद देखते हैं अपने निवेश के ऊपर, और एक कंफर्ट आती है, एक विश्वास बनता है कि हमने निवेश करके अच्छा पैसा बनाया, आपको उससे कहीं ज्यादा विश्वास आएगा, हर्ष आएगा जब आप 5, 10, 15, 20, 30 सालों के बाद अपने निवेश को देखेंगे। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी इन दिस गोल्डन फेज ऑफ इंडिया। राइट सर। सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। इनफैक्ट मतलब सभी के दिमाग में आपकी आज की जो बातें, समंदर की लहरें और अर्थक्वेक, जब आप अपने बेटे या बेटी के लिए प्रोस्पेक्टिव ब्राइड या ग्रूम ढूंढने जाते हैं तो आपका अप्रोच क्या रहता है, जो आपने प्रमोटर्स, अच्छे प्रमोटर्स से रिलेट किया, जो आपने T20 और वनडे सीरीज से बल्लेबाज और गेंदबाज का डिफाइन किया। मेरे हिसाब से हमारे मतलब मिलेनियल्स तो ठीक है, बट जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी ये सुन के, ये समझ के वो भी अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी में चेंज ला सकते हैं। आपके साथ ये सेशन में बहुत मजा आया, बिकॉज इट वाज नॉट ओनली अबाउट मार्केट्स, इट वाज अ जेल ऑफ मार्केट्स एंड योर नॉर्मल लाइफ, wherein you can relate those things with your common days, common people can relate with your thoughts. Thank you so much sir for helping us out in understanding how we should be investing in the current scenario and how we should take advantage of the growing economy, of the India growing perspective. Thank you so much sir. Thank you.